हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन को समझेंगे और जानेंगे कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, हेल्थ किसे कहते हैं और हाइजीन किसे कहते हैं। इनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये आप लोग का माइनर सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, और इसका कोड है, पेपर कोड है HSC 100। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। न्यूट्रिएंट्स हमारे पोषक तत्व होते हैं और न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? तो एक प्रक्रिया होती है जो हमें नरिश करने का कार्य करती है। यह एक क्रियाओं का, शारीरिक क्रियाओं का एक संयोजन होता है जो हमें नरिश करने का कार्य, यानी कि पोषित करने का कार्य करता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति सामाजिक तौर पे और शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको हेल्दी कहा जाता है, स्वस्थ कहा जाता है। अगर व्यक्ति सिर्फ शारीरिक तौर पे, यानी कि रोगों की केवल अनुपस्थिति ही हेल्थ नहीं कहलाता। व्यक्ति को सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहना चाहिए, तो वही आपका हेल्थ कहलाता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जान लेते हैं कि हाइजीन किसे कहते हैं। तो हाइजीन क्या है? तो आपको हेल्दी रहने के लिए एक वे प्रोवाइड कराता है, एक तरीका प्रोवाइड कराता है। इसको भी कंप्लीट तरीके से आगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। इसकी अवधारणा, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। मानव जीवन की क्या है? तो प्राथमिक आवश्यकता है। बिना पोषण के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? तो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। क्योंकि पोषण हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसको करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो पोषण है। वहीं टर्नर महोदय का कहना है कि पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपने क्रियाओं को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि एवं उनके पुनः निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है व उनका उपयोग करता है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि पोषण शरीर में भोजन के विभिन्न कार्यों को करने की सामूहिक प्रक्रिया का ही नाम है। पोषण कह सकते हैं सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, कि पोषण शरीर में भोजन के विभिन्न कार्य, भोजन के जो भी कार्य होते हैं, जैसे शारीरिक कार्य, जैसे भोजन के कौन कौन से होते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। ठीक है, और शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है, और हमें हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है। तो वही कह रहे हैं कि शरीर में भोजन के विभिन्न कार्य को करने की सामूहिक प्रक्रिया का ही नाम क्या है? तो उस पोषण है। ठीक है, लगभग समझ में आ गया होगा सबको कि पोषण किसे कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कई स्टेपों में होके गुजरता है और ये हमें पोषित करने का कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है। अब जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार को समझ लेते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण और कुपोषण। एक और भी टाइप होता है, जैसे स्वपोषण, स्वपोषी और परपोषी। ये भी एक टाइप है, इसको भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। इसमें कोई स्वपोषी आप जानते ही हैं कि जो अपना पोषण स्वयं करता है, जैसे पेड़ पौधे। स्वपोषी में कौन आते हैं? तो पेड़ पौधे आते हैं। और परपोषी में हम लोग आते हैं, जीव जंतु आते हैं। ठीक है, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पे निर्भर रहते हैं, तो उनको परपोषी कहा जाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। तो ये भी पोषण के दो टाइप्स हो गए। अभी यहाँ पे जान लेते हैं कि पोषण के कितने प्रकार हैं। तो पोषण के यहाँ पे दो प्रकार दिया है, सुपोषण और कुपोषण। ठीक है, सुपोषण का मतलब होता है अच्छा पोषण, और कुपोषण का मतलब होता है खराब पोषण। यानी कि जब हमको हमारे शारीरिक आकार के अनुरूप या हमारे शरीर के अनुसार हमको भोजन मिलता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? सुपोषण कहलाती है। और कुपोषण का मतलब जब हमारे भोजन में प्रॉपर तरीके से हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो वो कुपोषण कहलाता है। ठीक है, मतलब डिसबैलेंस मिलता है, या तो अधिक मिलता है, नहीं तो
कम मिलता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग न्यूट्रिशन ले लेंगे तो वो कुपोषण नहीं कहलाएगा। बहुत ज़्यादा पोषण लेना भी कुपोषण होता है और बहुत कम पोषण लेना भी कुपोषण की स्थिति कहलाती है, ठीक है। तो हमको न्यूट्रिशन कैसे चाहिए? तो बैलेंस वे में चाहिए, ठीक है। बैलेंस चाहिए तो वो सुपोषण स्थिति कहलाती है, ठीक है। कुपोषण का मतलब क्या होता है? तो कुपोषण वह शारीरिक स्थिति है जिसमें जिसमें क्या होता है, तो शरीर को या तो अधिक पोषण मिल जाता है, नहीं तो कम पोषण मिल जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। कुपोषण भी दो तरह के होते हैं, अति पोषण और न्यून पोषण। अति पोषण में यानी आपको अधिक पोषण मिल जाता है, अधिक न्यूट्रिशन मिल जाते हैं या अधिक भोजन मिल जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अति पोषित हो जाता है, तो वो भी एक कुपोषण का टाइप है। अगर पोषक तत्व तो हमें कम मात्रा में मिलते हैं या भोजन हमें कम मात्रा में हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के या क्रियाओं के अनुरूप नहीं मिलते हैं, तो वो न्यून पोषण कहलाता है, ठीक है। इस तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुपोषित बच्चे हैं और ये सुपोषित बच्चा है, ठीक है। इसके कलर से, रंग से, रूप से, चमक से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये सुपोषित है और ये सब क्या है? तो कुपोषित है, ठीक है। इनके शरीर के अनुरूप या इनकी अवस्था के अनुरूप, जब आपकी अवस्थाओं के अनुरूप आपको भोजन नहीं मिल पाते हैं, तो उस अवस्था में क्या होते हैं बच्चे? कुपोषित हो जाते हैं। इनके कई सारे कारण हैं हमारे इंडिया में भी और ऐसे वैश्विक स्तर पे भी, ठीक है। तो चलिए वो भी समझेंगे हम लोग। कुपोषण के कारण जान लेते हैं कि कुपोषण के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, ठीक है। किन कारणों से कुपोषण होता है? तो कह रहा है कि अब पहला पॉइंट है इसमें अपर्याप्त पोषण, ठीक है, यानी कि अपर्याप्त भोजन, यानी कि आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की अपर्याप्तता, ठीक है। अपर्याप्तता यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, अपर्याप्तता। कह रहा है कि अपर्याप्त भोजन का मतलब यानी कि हमारी आवश्यकता जितनी है उतने के अनुसार या उतने के अनुपात में हमको पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो वो ये भी एक कारण है, ठीक है। अपर्याप्तता क्या है? अपर्याप्त भोजन क्या है? तो ये कुपोषण का एक कारण है, ठीक है। अनुचित भोजन दूसरा पॉइंट है, अनुचित भोजन, ये दूसरा कारण है, दूसरा कॉज है कुपोषण का, जिसमें आयु तथा शरीर के अवस्था के अनुसार भोजन नहीं मिल पाता है। अनुचित भोजन का मतलब हमारी शारीरिक और आयु के अनुसार भोजन नहीं मिल पाता है, तो वह भी कुपोषण का कारण कहलाता है। अनुपयुक्त भोजन भी क्या करता है? हमें कुपोषित कर देता है। जैसे अपचनशील भोजन, हम भोजन लेते हैं, अगर वो पचता नहीं है तो हमें नरिश नहीं कर पाता, जो कुपोषण का कारण बनता है। अगला पॉइंट है भोजन संबंधी आदतें। जैसे कुछ लोगों को चावल खाने की आदत होती है, कि कुछ लोगों को ज़्यादा चाय पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को शराब पीने की आदत होती है, तो ये भी क्या करता है? ये भी कुपोषण की स्थिति लाता है, ठीक है। तो आगे जान लेते हैं पोषण की प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि पोषण पढ़ रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, अभी हम बताएं कि ये पोषण क्या है। तो एक प्रोसेस है जो कई स्टेपों में होके गुजरता है। जैसे पाचन है, पहला स्टेप क्या है? पाचन है। दूसरा है अवशोषण, तीसरा है परिवहन, चौथा है चयापचय, और आपका पांचवा है स्वांगीकरण, और छठा है उत्सर्जन, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे होकर पोषण गुजरता है और हमें पोषित करने का कार्य, नरिश करने का कार्य करता है, ठीक है। पाचन का मतलब सभी जानते हैं। पाचन का मतलब क्या होता है? तो किसी भी पोषक तत्व को तोड़ना, यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? तो पाचन कहलाता है। अवशोषण क्या कहलाता है? तो पाचन के जस्ट बाद हमारा शरीर उस पोषक तत्व को क्या कर लेता है? सोख लेता है, उसी को अवशोषण कहा जाता है, ठीक है। परिवहन का कार्य कौन करता है हमारे शरीर में? तो गल्जीवाड़ी करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है चयापचय। चयापचय का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि चयापचय का मतलब होता है भोजन को तोड़ना और जोड़ना, यानी कि जब भोजन पचता है तो वो कैटाबॉलिक कहलाता है, और एनामोल, ये चयापचय हमारा मेटाबॉलिक जो होता है, ये चयापचय दो टाइप के होते हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं।
चयापचय को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कभी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं चयापचय को अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, अच्छे से बताऊंगी कि चयापचय क्या होता है, आधारीय चयापचय दर क्या होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक क्या होता है। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? तो 2, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। बॉलिक का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन को तोड़ना, ठीक है, यानी कि पाचन, भोजन को तोड़ना कैटाबॉलिक कहलाता है। और जब हमारा शरीर उसे स्वांगीकरण करता है, ठीक है, उससे ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, तो वो एनाबॉलिक कहलाता है, ठीक है। उत्सर्जन सभी लोग समझ रहे हैं कि डिस्चार्ज। जब हम क्या करते हैं, भोजन जब पच जाता है और जो भी उसके वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो जो उत्सर्जित किए जाते हैं आपके रेक्टम एनस द्वारा, तो उसी को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा आप लोग को पोषण की प्रक्रिया। अब जान लेते हैं पोषक तत्व। पोषण और पोषक तत्वों में अंतर होता है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में अंतर होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। इसके टाइप्स को भी समझेंगे, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ जो हमें नरिश करने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो पोषक तत्व कहलाते हैं। ऐसा कुछ हमारे भोजन में पाया जाता है, भोजन ऐसे ही हम थोड़ी लेते हैं, उसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। असल में भोजन हमें पोषण का कार्य नहीं करता है, उसमें जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमें नरिश करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो भोजन में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है और खनिज लवण है। ये सब मिलके हमारे शरीर को नरिश करने का कार्य करते हैं। तो वही कह रहा है कि भोजन में उपस्थित जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमें नरिश करने का कार्य करते हैं, उन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बृहद पोषक तत्व, जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है ब्रॉड लेवल पे, बृहद का मतलब क्या होता है? ब्रॉड यानी कि बड़ा, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उसको क्या कहते हैं? तो बृहद पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, फैट है, इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारे शरीर को ऊर्जा 60% ऊर्जा देने का कार्य आपका अकेले क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और कोई भी ऐसा भोजन नहीं होगा जिसमें आपको किसी न किसी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिल ही जाता है, ठीक है। प्रोटीन है, फैट है, ये सब क्या बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला पॉइंट है, अगला टाइप है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो में थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस को समझिएगा। मैक्रो का मतलब होता है आई और ए का डिफरेंस है, दोनों में आई और ए का। मैक्रो का मतलब होता है बृहद पोषक तत्व और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें विटामिन आता है और मिनरल्स आता है, जो हमें रोगों से बचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पोषक तत्व किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं शरीर में कार्य की दृष्टि से पोषक तत्वों के प्रकार, ठीक है। और भी एक टाइप समझ लेते हैं, आपको जो याद हो जाएगा उसको जाके एग्जाम में लिख देना, ठीक है। तो शरीर में कार्य की दृष्टि से भी ये पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शरीर निर्माणक पोषक तत्व, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जिनको प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन क्या करता है? तो हमारे शरीर को बिल्ड करने का कार्य, और जो भी डैमेज होते हैं उनको रीजनरेट करने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे जो भी सेल्स होते हैं अगर टूट फूट होती है तो उसमें मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। उसी तरह दूसरा कार्य के अकॉर्डिंग हम पोषक तत्व का प्रकार कौन है? तो ऊर्जादायक पोषक तत्व, ठीक है, जो हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, जो हमें एनर्जी गिविंग का कार्य करते हैं। तो वो कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है। और प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है। जब ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं तो प्रोटीन अपना कार्य, यानी कि बॉडी बिल्डिंग का कार्य छोड़कर ऊर्जा देने का कार्य करना शुरू कर देता है। तो वह अवस्था आपका
मरासमस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मरासमस कहलाता है, या पीईएम। पीईएम एक बीमारी होती है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिसको प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कहते हैं। तो उस अवस्था में प्रोटीन क्या करता है? ऊर्जा देने का कार्य करना शुरू कर देता है, जो कि ठीक नहीं होता। ये अपना कार्य छोड़ के इनका कार्य करना शुरू कर देता है। वैसे ऊर्जा देने का कार्य कौन करते हैं? तो कार्बोज और वसा करते हैं। रक्षात्मक पोषक तत्व यानी कि डिसीज प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स, तो वो कौन से हैं? विटामिन है और खनिज है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लगभग। अब जान लेते हैं कि भोजन किसे कहते हैं, फूड किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आहार वह पदार्थ है, आहार वह पदार्थ है जिसे ग्रहण करने के लिए हमें क्या लगती है? तो भूख लगती है। अतः ग्रहण किया गया वह पदार्थ जो वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है वह भोजन कहलाता है। कितना इजी डेफिनेशन है, आप लोगों को अच्छे से ये याद भी हो जाएगा। आहार का मतलब क्या होता है? जिसे ग्रहण करने के लिए हमें क्या लगती है? तो भूख लगती है, यानी कि हम जो डेली इंटेक करते हैं उसी को आहार कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अतः ग्रहण किया गया वह पदार्थ, मतलब लिया गया वह पदार्थ जो वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है उसी को भोजन कहते हैं। भोजन के कार्य को देख लेते हैं कि भोजन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य में कौन कौन से भोजन का कार्य, भोजन शरीर में कौन कौन से कार्य करता है? तो ऊर्जा देने का कार्य करता है, और बीमारियों से यानी कि रोगों से बचाने का कार्य करता है, और शरीर निर्माणक कार्य करता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कार्य में क्या आएगा? तो मानसिक संतुष्टि आएगी, यानी कि भोजन जब हम करते हैं तो हमारा जो मन होता है, जो आपका मन होता है वो क्या होता है? तो वो संतुष्ट होता है। तो वही भोजन का आपका मानसिक कार्य हो गया। अब सामाजिक कार्य में हम अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए अनेक तरह की पार्टियां करते हैं, शादियों में लोगों को खिलाते हैं, तो हमारा क्या हो गया? वो हमारा सामाजिक कार्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा हम कि सामाजिक कार्य क्या होता है, और भोजन का सामाजिक कार्य क्या होता है, मानसिक कार्य क्या होता है, और मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है। मनोवैज्ञानिक में क्या आएगा? तो मानसिक संतुष्टि आएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भोजन के कौन कौन से कार्य होते हैं और मानसिक कार्य क्या होता है। तो मानसिक कार्य का मतलब संतुष्टि, भोजन करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को मनोवैज्ञानिक कार्य या मानसिक कार्य कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि भोजन, यहाँ पे कुछ अब जान लेते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं। भोजन के बाद भोजन के कार्य को हमने देखा, भोजन को देखा, अब जानेंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो वह आहार जिसमें संतुलित मात्रा में, ठीक है, संतुलित मात्रा में यानी कि बैलेंस अनुपात में सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं कि वह आहार जिसमें संतुलित मात्रा में सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, संतुलित आहार को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो आयु है, लिंग भेद है, शारीरिक आकार है, जलवायु का अंतर है और शारीरिक परिश्रम है। तो ये कैसे प्रभावित करता है आयु? ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चे हैं उनको भी हमारे जैसा भोजन दिया जाएगा, नहीं। तो आयु क्या करता है? आयु के अकॉर्डिंग हम संतुलित आहार का आयोजन करते हैं। ठीक है, लिंग भेद है, तो कहा जाता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है। ठीक है, क्या होता है? तो वो हाई होता है, जिसमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है और इस तरह उनको भोजन की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। शारीरिक आकार है, ठीक है, शारीरिक आकार यानी कि शरीर की बनावट भी आपके संतुलित आहार को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे मोटे लोग हैं तो उनको भोजन की कम आवश्यकता होती है और पतले लोगों को ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके शरीर में पोषक तत्वों की थोड़ी कम मात्रा होती है, जिससे उनको भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और मोटे लोग क्या हैं? तो अति पोषण के शिकार होते हैं, जिनको थोड़ा सा कम पोषण या कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अगला पॉइंट है जलवायु का अंतर। तो कहा जाता है, ठीक है, ऐसे भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ठंडियों में लोग ज़्यादा खाते हैं और गर्मियों में थोड़ा कम खाते हैं। तो जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं वो ज़्यादा भोजन ग्रहण करते हैं और जो गर्म प्रदेश के लोग हैं वो थोड़ा कम भोजन लेते हैं। वहीं है शारीरिक परिश्रम। तो शारीरिक परिश्रम भी आपके संतुलित आहार को प्रभावित करता है। शारीरिक परिश्रम कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के, सीडेंटरी, मॉडरेट और हैवी। यानी कि जो सीडेंटरी वर्कर्स होते हैं, सीडेंटरी वर्कर्स में आपके जो ऑफिशियल जॉब करते हैं वो लोग आते हैं, तो उनको कम भोजन की आवश्यकता होती है। और जो लोग मॉडरेट होते हैं यानी कि थोड़ा सा हैवी भी करते हैं और थोड़ा सा इजी, यानी कि बीच का जो काम करते हैं, ना ज़्यादा हैवी होता है और ना ज़्यादा आपका इजी होता है, तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा उनसे ज़्यादा, यानी कि जो सीडेंटरी वर्कर्स होते हैं उनसे ज़्यादा पोषण की आवश्यकता आपके मॉडरेट लोगों को होती है। और जो हैवी वर्कर में आपके मजदूर आते हैं, तो उनको भोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं संतुलित आहार के कार्य। तो संतुलित आहार के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो ऊर्जा प्रदान करना। संतुलित आहार का कहिए या भोजन का कहिए, दोनों का कार्य एक ही होता है, ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से रक्षा करना और शरीर का निर्माण करना, ठीक है। ये कार्य कौन करता है? तो भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वो करते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो फैट करता है और कार्बोहाइड्रेट करता है। और रोगों से रक्षा करने का कार्य कौन करता है? तो विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स हमें हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। और शरीर निर्माण का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन करता है, ठीक। इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, हेल्थ किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि दैहिक का मतलब शारीरिक, दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना या समस्या विहीन होना ही क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। दैहिक यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना आपका क्या कहलाता है? तो स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता, दैहिक रूप से और मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पूर्णतः जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसको स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वस्थ रहने कहने का अर्थ है, कह रहा है कि स्वस्थ कहने का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो, तो उसको क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कि कह रहा है कि स्वस्थ होने का अर्थ है या स्वस्थ कहने का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली जो भी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियां होती हैं उनका प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो, तो वह क्या कहलाता है? वह स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं स्वास्थ्य के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ हेल्थ। ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये कुछ टाइप्स यहाँ पे देख लेते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि शरीर जब रोग मुक्त होता है तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। इसमें देख लेते हैं रोगों की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? तो शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। रोगों की अनुपस्थिति का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें हम तनाव मुक्त रहते हैं। अगर व्यक्ति तनाव मुक्त है तो उसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ, ठीक है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से मेंटली स्वस्थ रहता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक स्वास्थ्य। तीसरा टाइप है आपका स्वास्थ्य का सामाजिक स्वास्थ्य, यानी कि समाज में हमारे जो भी संबंध होते हैं वो अच्छे हों, स्वस्थ हों, ठीक है। तो ऐसे अच्छे संबंधों, सामाजिक संबंधों से युक्त व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। जब व्यक्ति का संबंध होता है तो सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। बौद्धिक स्वास्थ्य का मतलब व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, जलन और नकारात्मकता से मुक्त हो। बौद्धिक स्वास्थ्य का मतलब ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से, निगेटिविटी से दूर हो, मुक्त हो, ठीक है। तो हमारा बौद्धिक स्वास्थ्य कहलाता है। ये सब क्या करते हैं? हमारे बुद्धि को कुंड कर देते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ईर्ष्या हमारे बुद्धि को कुंड कर देता है, यानी कि हमारी बुद्धि को खराब कर देता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपका
लास्ट पॉइंट है, लास्ट टाइप है, ठीक है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो पूर्ण स्वास्थ्य। जब आप इन सारे स्वास्थ्यों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, ये जो भी मैंने बोला, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य, जब ये पूरी तरह से हमें प्राप्त हो जाते हैं तो वह पूर्ण स्थिति ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा कि स्वास्थ्य के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वास्थ्य के लगभग 5 प्रकार होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। अब जान लेते हैं हाइजीन किसे कहते हैं। हाइजीन क्या होता है, स्वच्छता क्या होता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता में अंतर होता है। क्लीन लाइनेस जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो अभी वो हाइजीन में कन्वर्ट हो गया है, हाइजीन इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब होता है, ठीक है। हाइजीन का थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं। हाइजीन शब्द ग्रीक भाषा के, ठीक है, सॉरी, हाइजीन शब्द ग्रीक भाषा के हाइजीनोस से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो हाइजीनोस से, जिसका अर्थ होता है स्वस्थ या स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य या स्वास्थ्य से संबंधित। अतः हाइजीन का अर्थ होता है स्वस्थ रहने का तरीका, यानी कि स्वस्थ रहने का जो तरीका हमें जो जिस तरीके से हम स्वस्थ रहते हैं वही क्या कहलाता है, हाइजीन कहलाता है। जैसे साफ सफाई, ठीक है, नाखून की सफाई, मुंह की सफाई, भोजन करने से पहले हाथ धुलना, पैर धुलना, ठीक है, नहाना, ये सब क्या है, तो हाइजीन है। यानी कि हमारा व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम अपने व्यक्तिगत स्वरूप को जैसे स्वच्छ रखते हैं, साफ सफाई करते हैं, जब व्यक्तिगत तौर पे साफ सफाई करते हैं तो वो हमारा पर्सनल हाइजीन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह उसको भी समझेंगे। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइजीन। हाइजीन के कुछ 4 हाइजीन के वैसे कई टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पे मेजर जो टाइप है उनको देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता और खान पान की स्वच्छता। तो इसमें हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता को कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता या पर्सनल हाइजीन क्या होता है, ठीक है, और इसके कितने प्रकार होते हैं। सॉरी, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जान लेते हैं पर्सनल हाइजीन में शारीरिक स्वच्छता को बनाए रखना ही व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। यानी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अब जिस भी तरीके से आप जैसे नहाते हैं, बाल धुलते हैं, ठीक है, शैम्पू से, और नाखून काटते हैं, तो ये सब हमारी क्या है, तो पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आती है, ठीक है। इस व्यक्तिगत स्वच्छता का आशय उस जीवनचर्या से है जिनके फलस्वरूप एक स्वस्थ और स्वच्छ परिवेश बनता है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन नहाना, साफ सफाई, स्वच्छ कपड़े पहनना, बाल बनाना, नियमित रूप से बाल काटना, दाढ़ी बनवाना, दांतों की सफाई और नाखून काटना, ये सब क्या है, तो ये सब हमारे पर्सनल हाइजीन है। यानी कि हम ये जब खुद की सफाई करते हैं तो उसको पर्सनल हाइजीन कहा जाता है, ठीक है। इस तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं पे हाथ धुला जा रहा है तो कहीं पे कंघी किया जा रहा है, ठीक है, कहीं पे नाखून काटा जा रहा है तो कहीं पे ब्रश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत साफ सफाई ही क्या कहलाता है, तो पर्सनल हाइजीन कहलाता है। तो इस तरह आप लोग को लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।